शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट, KLE मलुगौड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। आप लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भीष्म साहनी की एक लेख है, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। इसके बारे में पिछले वीडियो में भीष्म साहनी जी का परिचय हमने देखा है। आज उनकी लिखी हुई एक लेख है, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। लेखक कहते हैं, मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूँ। भाषाएं कैसी बनती हैं और विकास कैसी पाती है, कैसी बदलती है, इसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। इसलिए किसी अधिकार के साथ भाषा के सवाल पर नहीं बोल सकता। मेरी अपनी स्थिति भी अनूठी है। मेरी मातृभाषा पंजाबी है। मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई है। लिखता मैं हिंदी भाषा में हूँ और पढ़ता मैं अंग्रेजी में हूँ। आप कहेंगे, ऐसा व्यक्ति न घर का न घाट का, जो 4 जबानों से वास्ता रखता हो, वह एक जबान का भी नहीं हो पाएगा। पर शायद ऐसी स्थिति से मुझे एक लाभ भी है। भाषा के सवाल को मातृभावना से स्तर पर लिए जाने और उससे पैदा होने वाली उत्तेजना और सिर फुटेल से बचा रहता हूँ। अंग्रेजी को छोड़ दूँ तो खाऊंगा कहाँ से? हिंदी को छोड़ दूँ तो जिंदगी भर का किया कराया कुएं में। पंजाबी को कैसे छोड़ सकता हूँ? वह तो मेरे खून में है। और उर्दू को कैसे छोड़ दूँ? वह तो मुझे संस्कार रूप में मिली है। मुझे ये सभी भाषाएं प्यारी हैं। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं इसकी उपयोगिता से, इनकी देन और महत्व से परिचित हूँ। और शायद इसी कारण मैं इस सवाल पर बोलने का दुखस भी कर बैठता हूँ। कौन नहीं जानता कि भाषा के सवाल को लेकर हमारे देश में तरह तरह की विडंबनाएं पाई जाती हैं। मैं आपके सामने अपने कुछ एक विडंबनापूर्ण अनुभव ही रखना चाहता हूँ। यानी लेखक जो भाषाएं उनको आती हैं और हमारी देश एकता है, लेकिन भाषाएं विभिन्न हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके अनुभव को लेखक ने इस लेख के जरिए हमें बताने जा रहे हैं। मेरे पिताजी हिंदी भाषा के उत्साही समर्थक थे, पर अपना सारा पत्र व्यवहार उर्दू भाषा में किया करते थे। उनके पिताजी हिंदी भाषा के उत्साही हैं, लेकिन कामकाज व्यवहार पत्र में वो उर्दू भाषा में करते हैं। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार सबसे अधिक 2 उर्दू पत्रिकाओं में, यानी विलाप और प्रताप में के माध्यम से किया जा रहा है। आर्य समाज से एक विभाग का प्रमुख पत्र आर्य जट नामक की एक पत्रिका हुआ करती थी, जो उर्दू में प्रकाशित की जाती थी। आज भी उसकी कुछ पुरानी प्रतियां मेरे पास रखी हैं। मेरे पिताजी आर्य समाजी विचारों के थे। आर्य समाज के जाने माने कार्यकर्ता थे। हमारे घर में रोज बहसें चलती थी, यानी चर्चा चलती थी। बहसें मतलब चर्चा हिंदी भाषा को लेकर, और अक्सर इन बहसों में गर्मी भी आने लगती थी। यानी घर में भी हिंदी भाषा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करते थे। करते करते वहाँ पर हमें सुखद अनुभव भी होने लगता था और अच्छा भी लगता था। एक दिन मैंने कहा तो पिताजी आपकी ही बात
आपकी ही बात रही। आज से हम घर में केवल हिंदी बोला करेंगे, न पंजाबी में बात करेंगे न अंग्रेजी में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे। तो पिताजी क्या कहते, उन्होंने मनाना पड़ा। पर तीसरे वाक्य पर ही उनकी जबान लड़खड़ा गई। हिंदी का प्रचार करना एक बात है, हिंदी का प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात। घर के अंदर परिवार के सदस्य के बीच हिंदी में वार्तालाप कर पाना उन्हें बड़ा अटपटा लगने लगा और शीघ्र ही वह अपनी मातृभाषा पंजाब पर लौट आए और कहने लगे, यह क्या है, तू अपने बाप के साथ मजाक करता है। यानी हिंदी में बात करना उतना सरल नहीं लगा उनको और जल्दी पंजाबी अपनी मातृभाषा में बात करने लगे और अपने बेटे को कहने लगे, तुमने क्या मुझे मजाक कर समझा है। तो पिताजी व्यवसाय के व्यापारी थे। पेशावर, श्रीनगर आदि स्थानों पर दुकानदारों के साथ उनका पत्र व्यवहार रहता था। उनके साथ ही उनकी जारी चिट्ठी पत्री उर्दू भाषा में चलती थी। एक दिन जब मैंने उनको कहा कि आप उन्हें हिंदी भाषा में पत्र लिखा कीजिए तो बिगड़ उठे। यानी मैंने कहा उसका, यानी लेखक के पिता को कहने लगे, लेखक तुमने जो दुकानदारों से हिंदी में ही पत्र व्यवहार कीजिए, यानी लेन देन की चिट्ठियां भेजा करे, तो कहने लगे क्या बकता है, तू मेरा व्यापार चौपट करना चाहता है। लेखक के पिता लेखक को कहने लगे। पिताजी अपनी शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। कभी कभी मैं उन्हें शेख सादी और अनेक कवियों का कलाम गुनगुनाते पाता। एक बार कहने लगे, तुम्हें कभी मौका लगे तो फारसी जरूर पढ़ना, बड़ी खूबसूरत जबान है। शेख सादी ने गुलिस्ता और बेस्ता में बड़ी सुंदर बातें कही है। यानी पिताजी लेखक से कहने लगे, अगर तुम्हें समय मिला तो क्या करो, शेख सादी के जो गुलिस्ता और बेस्ता नामक जो कृतियां हैं उनको पढ़ा करो। बहुत भारी, बहुत अच्छी, यानी खूबसूरत जबान उसमें लिखी है। पिताजी ने हमारे लिए हिंदी और संस्कृत भाषाएं पढ़ने की विशेष व्यवस्था की, पर गनीमत यह रही कि उन्होंने हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोका, क्योंकि व्यापारी के नाते वह इन भाषाओं की उपयोगिता और ज़रूरत को जानते थे। वह हिंदी के साथ अपने भावनात्मक लगाव पर यथार्थ जीवन की ज़रूरतों को कुर्बान नहीं करना चाहते थे। वह हिंदी को लागू तो करना चाहते थे, लेकिन अन्य भाषाओं को नुकसान पहुंचाकर नहीं। यानी हिंदी को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन दूसरी भाषाओं को नुकसान करके, यानी उनको गिराकर हिंदी को बढ़ाना नहीं चाहते थे। आज़ादी के बाद स्थिति बहुत कुछ बदली। जिस उदार दृष्टि की जरूरत थी वह नहीं रही। हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषीय देश है। सभी लोग अपने अपने ज़बान से प्यार करते हैं, यानी अपनी अपनी भाषा से प्यार करते हैं, और सभी अपनी अपनी ज़बान से जुड़े हैं, अपनी अपनी भाषा से जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर है, सबसे मीठी भाषा होती है। यानी अपनी मातृभाषा सबके लिए बहुत सुंदर और बहुत ही मीठी ज़बान रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर, सबसे मीठी भाषा होती है। उसमें उसकी माँ की आवाज़ बोलती है, सैकड़ों हजारों वर्ष की संस्कृति बोलती है। उसमें वह अपने दिल की धड़कन सुनाता है। इसलिए ज़बान का मसला नाजुक मसला है।
इसे दूसरों का दिल दुखाकर अपनी भाषा को ऊंचा और दूसरी भाषा को छोटा कहकर नहीं सुलझाया जा सकता। यानी मातृभाषा बहुत ही मीठी, माँ के समान है। तो जो भी मातृभाषा में बात करता है तो माँ की याद आती है। इसीलिए ये जुबान क्या है, भाषा क्या है, बहुत ही नाजुक है। इसीलिए नाजुक होने के साथ साथ वो क्या है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक समझाई जाती है। पिछले कुछ मसलों में जहाँ हिंदी का पाठन बढ़ाया है, वहाँ अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी को लोकप्रिय कम हुई है। जमाना था जब दक्षिण भारत में बड़े उत्साह से हिंदी का अध्ययन किया जाता था। मेरे एक तमिल मित्र 10 वर्ष तक बहुत ही मामूली वेतन लेकर एक स्वयंसेवक की तरह हिंदी अध्यापन का काम यानी टीचिंग का काम तमिलनाडु में करते थे। पर अब स्थिति बदल गई है। हिंदी डायरेक्टर द्वारा आयोजित एक लेखक कैंप में मैं विशाखापट्टनम जाने का सुअवसर मिला। रेलगाड़ी में बैठा मैं विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था जब उसकी प्रदेश के रहने वाले एक मुसाफिर से बात होने लगी। जब उस सज्जन को पता चला कि मैं हिंदी कैंप में भाग लेने जा रहा हूँ तो उसने मुंह फेर लिया। बड़ी रुखाई से बोले, यानी बहुत ही नाराज होकर बोले, तुम अपने घर से दूर बस इसी काम के लिए जा रहे हो? इसमें बहुतर काम तुम्हें नहीं मिला? यानी तुम इतनी दूर इसी काम के लिए जा रहे हो? हिंदी भाषा के विभाग में आयोजित लेखक कैंप में जा रहे हो, तुम्हें दूसरा काम नहीं मिला? कहकर तो मुसाफिर ने लेखक से कहा। ऐसा ही एक अनुभव मुझे मॉस्को में भी हुआ, जहां मैं एक अनुवादक के रूप में काम करता था। एक दिन मैं वहाँ फ्रांसीसी दूतावास में जीवा लेने गया तो वहाँ मेरे मुलाकात एक दक्षिण भारत से आए युवक से हो गई। वह भी जीवा लेने आए थे। उन्हें भी जब पता चला कि मैं हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। जब दूतावास की पर्ची का थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो एक हिंदुस्तानी का मुंह एक दीवार की ओर था और दूसरे का दूसरी दीवार की ओर था। भाषा के सवाल को लेकर सबसे बड़ी भूल जो हमारे देश में हुई है वह इसे धर्म के साथ जोड़ना था, और यह भूल अभी भी हो रही है। और यदि आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो इसके बड़े दुखद परिणाम निकलेंगे। और भी लेखक कह रहे हैं, इस दृष्टि से सबसे विकट स्थिति उर्दू भाषा की रही है। उर्दू की कहानी भी अनूठी कहानी है। देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित की। हमारे यहाँ लोगों ने कहा ठीक ही तो है, पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं, मुसलमानों की ज़बान उर्दू ही है। पर कुछ ही साल बाद पूर्व पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हमारी भाषा बंगाली है, उर्दू नहीं। और इसके कुछ ही दिन बाद पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों ने कहने लगे कि हमारी मातृभाषा पंजाबी है। और सिंध के मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी भाषा सिंध है। और सीमा प्रांत के मुसलमानों ने कि उनकी ज़बान पेश्तो है। ये आवाज़ें उठी जरूर, लेकिन सांप्रदायिकता का जोर वहाँ पर भी ज़्यादा होने का
कारण ये आवाज़ें दब गई, यानी संप्रदाय से वहाँ पर दबाव डालने लगे, इसलिए वहाँ की भाषा, मातृभाषा का दबाव कम होने लगा। पर सवाल जरूर उठता है, अगर उर्दू ज़बान मुसलमानों की है तो बांग्लादेश के मुसलमान उर्दू क्यों नहीं अपना पाए? अगर पंजाब ज़बान सिख मत वाले की ज़बान है तो क्या वह मेरी ज़बान नहीं हो सकती? इसी प्रकार इससे शक नहीं कि भावनात्मक लगाव के कारण हम अपने सहधर्मियों से जुड़ते हैं, अपनी जाति के लोग से जुड़ते हैं, पर भाषा उनमें एक तत्व होती है और वह भी कई बार निर्णायक तत्व नहीं होती। कई एक जाति के लोग धर्म के अलग अलग होते हैं पर भाषा एक होती है। कहीं धर्म एक होता है पर भाषाएं अलग अलग होती हैं। रूस में रहने वाली यहूदी की भाषा रूसी है, जर्मनी में रहने वाली यहूदी की भाषा जर्मन है, इंग्लैंड में रहने वालों की यहूदी की भाषा अंग्रेजी है। भले ही धर्म सभी एक हैं और भावनात्मक स्तर पर यह यहूदी धर्म और यहूदी भाषा से जुड़े हैं। बहुत दिन पहले एक बार मुझे नागपुर जाने का इत्तेफाक हुआ। पंजाब से निकले बहुत अरसे बीत चुका था और मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। नागपुर की सड़कों पर घूमते हुए मुझे एक दिन सरदार जी नजर आ गए। वह दुबला पतला सरदार कोई पोस्टमैन था जो साइकिल पर डाक बांटने निकला था, पोस्ट देने के लिए निकला था। उसे देखते ही मैं उसके पीछे भाग खड़ा हुआ, यानी उसे मिलने के लिए भागने लगे। मैंने कहा, और नहीं तो इसके साथ पंजाबी भाषा में 2 बात कर सकूंगा, यानी पंजाबी भाषा को, यानी सिख आदमी को देखकर उसे बात करने की ललक उठी तो उसे भाग कर 2 भाषा पंजाबी में कर सकूंगा। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। वह साइकिल पर से उतर आया और हैरान सा मेरे ओर देखने लगा। मैंने ठेठ पंजाबी में उसका अभिनंदन किया और पंजाबी में उसे बतियाने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की सीमा न रही जब मैंने पाया कि वह मेरी बात नहीं समझ रहा था। वह सिख था, सिर पर केश थे, कलाई पर कड़ा था, लेकिन वह हतबुद्धि से मेरी ओर देखता जा रहा था। मुझे झुप हुई जब उसने मराठी भाषा में तथा टूटी फूटी हिंदुस्तानी में मुझसे कहा कि वह मेरी ज़बान नहीं जानता, क्योंकि उसके बाप दादा किसी ज़माने में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और वह केवल मराठी भाषा ही जानता है। यदि भाषा मजहब से जुड़ी है तो उस सरदार की भाषा पंजाबी में क्यों नहीं थी? यानी एक धर्म से अनुसार, एक प्रांत के अनुसार जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था तो उसकी भाषा पंजाब में क्यों नहीं थी? नागपुर में बस जाने वाले सिख भी भाषा मराठी है, पंजाब नहीं। केरल में बस जाने वाले मुसलमान भी भाषा मलयालम है, उर्दू नहीं। हाँ, किसी दूसरे भाषाई क्षेत्र में रहते हुए भी यदि कुछ लोग भावनात्मक कारणों से किसी भाषा से जुड़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि भाषा धर्म से जुड़ी है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्र में भी हैं जिनके अंदर ऐसी भाषा, ऐसी भाग पाए जाते हैं
जहाँ भारी संख्या में बसे हुए लोगों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा न होकर कोई दूसरी भाषा है। जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का इलाका जहाँ उर्दू बोली जाती है, बम्बई में बसे हुए हिंदी भाषी, पंजाब में पंजाबी भाषी तथा अनेक अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग। लेकिन इससे भी हम यह नतीजा नहीं निकालते कि उसकी भाषा धर्म से जुड़ी है, यानी धर्म से जुड़ी हुई कोई एक भाषा नहीं होती। यानी मुसलमान केरल में रहते हुए उसकी भाषा कौन सी है? मलयालमी है। पंजाब में बसने वाला पंजाबी अगर महाराष्ट्र में रहता है तो उसकी मातृभाषा मराठी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान हो, सिख हो या कोई अन्य राज्य का व्यक्ति हमारे कर्नाटक में आकर बहुत दिनों तक दादा परदादा के बाद अब हमारे जैसे ज़माने के युवकों भी आकर रहेंगे तो उसकी मातृभाषा ही कन्नड़ ही रहेगी। हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू रहते हुए भी यह आप कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो यह आपकी अपनी सांप्रदायिकता ही है और कुछ नहीं। सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है, इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। यानी उर्दू की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी कहा जाता है कि यह भाषा है और कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है। आप कहते हैं तो यह वजूद में आ जाती है, आप कहते हैं तो नहीं है, तो गायब हो जाती है। इस प्रकार भाषा की समस्याएं हमारे इस लेखक ने, भीष्म साहनी जी ने बहुत ही अनोखी अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगले इस लेख की कथा वस्तु अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।